हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान हाउस फॉर ऑल में। तो इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा न्यूटन्स लॉ और मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय द डिवीजन ऑफ अ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी टू इट्स वेलोसिटी इज। तो हमें पता है मोमेंटम इक्वल्स टू होता है P इक्वल्स टू mv, और क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि क्या है लीनियर मोमेंट डिवीजन ऑफ अ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी टू इट्स वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो यानी कि क्या निकलेगा, मास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है A cricket player catches a fast coming ball by pulling his hands back because। तो ऑप्शन है the ball can come to position of rest, ऑप्शन बी है the ball can be accelerated, ऑप्शन सी है the ball can exert a larger force, and ऑप्शन डी the ball can exert lesser force। तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगेगा कि जो किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की जो दर होगी वो क्या होगी, उसके फोर्स के अनुक्रमानुपाती होगा। क्योंकि जब जो बॉल है वो तेज वेलोसिटी से प्लेयर की तरफ आएगी तो उसका फोर्स भी ज़्यादा होगा, तो क्या करेगा, उसके अपने हाथ का मोमेंटम को क्या पीछे की ओर ले जाएगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the mass of a car that has an acceleration 5 meter per second when a net force of 2000 Newton is applied to it? तो हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू होता है ma। फोर्स हमें दे रखा है कितना है, 2000 न्यूटन। मास हमें निकालना है, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। एफ हमें पता है कितना है, 2000 न्यूटन। मास हमें निकालना है, ए हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m इक्वल्स टू हो जाएगा 2000 न्यूटन अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होता है 5 5 को 20 20, यानी कि ये क्या आ जाएगा, मास इसका 400 kg। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन इज। फोर्स, टॉर्क, ऑप्शन सी है वर्क, एंड ऑप्शन डी है एंगुलर मोमेंटम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, टॉर्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ F1 is the force exerted on a cart by horse and F2 is the force exerted on the horse by the cart, then F1 is, यहाँ पे फिलिंग हमें करनी है F2। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट किया गया है। तो ये क्या कह रहा है कि जो F1 फोर्स है वो एग्जर्टेड होता है किस पे, कार्ट पे। किसके द्वारा, हॉर्स के द्वारा, यानी कि घोड़े के द्वारा बैलगाड़ी पे जो फोर्स लगा वो क्या है, F1। सपोज ये लगा इस दिशा में, ठीक। अब जो F2 फोर्स है वो किसके द्वारा लगा, वो लगा बैलगाड़ी के द्वारा घोड़े पे, और उसकी दिशा इस साइड होगी F2। तो ये क्या कर रहे हैं, ये न्यूटन का जो थर्ड नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसको फॉलो कर रहा है कि जब कोई दो वस्तुएं आपस में क्रिया करती हैं तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे के विपरीत फोर्स लगाती हैं, लेकिन वो फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा, यानी कि जो ये फोर्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जितना फोर्स बैलगाड़ी के द्वारा घोड़े पे लगेगा उतना ही फोर्स घोड़े के द्वारा क्या होगा, बैलगाड़ी पे लगेगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फोर्स इज। ऑप्शन है न्यूटन, पास्कल, जूल, एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन। देखो F इक्वल्स टू होता है ma, और हमें पता है मास को हम kg से दिखाते हैं, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बॉडी चेंजेस इट्स, कि जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे एग्जर्टेड होगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे. ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ऑल ऑफ द अबव. देखो जब कोई भी फोर्स किसी बॉडी पे एग्जर्टेड होगा तो उसकी मोशन में भी चेंजेस आएंगे, उसके मोमेंटम यानी कि उसके संवेग में भी परिवर्तन होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी. यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ. ऑप्शन है मास एंड वेलोसिटी, ऑप्शन बी है मास एंड एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी है वेट एंड वेलोसिटी, ऑप्शन डी है वेट एंड एक्सेलरेशन. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू क्या होता है, ma. तो m क्या है यहाँ पे, मास, और a क्या है, एक्सेलरेशन. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. ऑप्शन है एनर्जी कंजर्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम, एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट और मोमेंटम कंजर्वेशन. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोमेंटम कंजर्वेशन. और मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होता है कि जब दो बॉडीज आपस में एक्ट करेंगी तो उन पे जो मोमेंट लगेगा वो क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा उनका, इक्वल होगा. तो ऐसे ही क्या होता है यहाँ पे रॉकेट पे भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, क्योंकि रॉकेट पे जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, इस डायरेक्शन में अगर उनका मोमेंटम है तो रॉकेट का मोमेंटम इस डायरेक्शन में है तो इनका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, और ये है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जामों में रिपीट हुआ है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है if the weight of man is 600 Newton on the earth and acceleration is 10 meter per second square then the mass of man would be. अब तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लेंगे. हमें पता है F इक्वल्स टू क्या होता है, ma. फोर्स हमें दे रखी है 600 न्यूटन और हमें फिर से इसमें क्या निकालनी है, मास निकालनी है. एक्सेलरेशन है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि इंटू 10. m हमारे अब निकल जाएगी इजीली, क्या आ गया, 60 kg. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास ऑफ 1 kg इन सब्जेक्टिव टू अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हाट विल बी द मूवमेंट विद. यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या है, 1 kg है और उसमें जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, 1 न्यूटन है. ये क्या है, मास, और 1 न्यूटन का उसमें क्या लग रहा है, फोर्स. तो विल इट मूवमेंट विद, इसका मूवमेंट हमें वो करना है. ऑप्शन है ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, अ स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड. ऑप्शन सी है एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी है एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर से हमें पता है F इक्वल्स टू क्या होता है, ma. और ए अगर हम निकालेंगे इसका तो F कितना है, फोर्स है 1 न्यूटन का, मास भी है इस पर कितना, 1 kg. तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है two bodies of masses m and 3m moving with velocity 3v and v respectively along some direction collide with each other. After collision they stick together and move with a velocity v and mass 4m in a same direction. Then पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. ये कहता है कि कोई दो बॉडीज हैं जिनका मास है m और 3m. पहली बॉडी का मास है m, दूसरी बॉडी का मास है 3m. ऐसी उनकी जो वेलोसिटी है, पहली बॉडी की वेलोसिटी है 3v और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी है v. जब वो एक डायरेक्शन में चल रहे थे उसके बाद जब वो आपस में कोलाइड कर जाते हैं यानी कि चिपक जाते हैं तो उनका जो दोनों का मिलके जो वो निकलता है मोमेंटम, वो क्या होता है, उनकी जो वेलोसिटी आएगी वो क्या हो जाएगी, कैपिटल V, और उनका जो मास आएगा वो क्या होगा, 4m. तो अब हमें ये निकालना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा राइट ऑप्शन है. तो ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगेगा. देखते हैं. तो पहले जो इनिशियल मूवमेंट था दोनों बॉडीज़ का वो क्या था, तो
मोमेंटम होता है mv। अगर मैं पहली बॉडी का मोमेंटम निकालूं तो वो हो जाएगा m और 3v, यानी कि mv हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3mv। और दूसरी बॉडी का मोमेंटम निकालूं तो यहाँ पे मास है 3m और वेलोसिटी है v, तो इसका भी क्या हो जाएगा 3mv। अब इन दोनों ने आपस में कोलाइड कर लिया है, तो जब ये आपस में कोलाइड कर लेंगे उसके बाद इनका जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा mv, है ना। जब ये दोनों आपस में कोलाइड कर लिया उसके बाद का मोमेंटम है mv, जिसमें से हमें मास पता है कितना है 4m और वेलोसिटी है कैपिटल V। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6mv और कोलाइड के बाद का इनका जो वेलोसिटी है वो कैपिटल V और मास है 4m। ठीक, तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 6mv अपॉन 4m। m से m कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो यानी कि v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2 स्मॉल v। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी कैन कंक्लूड दैट, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है एक समान वेग से गति कर रहा है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। पहला ऑप्शन है इट्स मूविंग टुवर्ड्स द इट्स नेचुरल प्लेस। ऑप्शन बी है देयर आर नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ऑप्शन सी है देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एंड ऑप्शन डी इट हैज़ अ वेरी लार्ज इनर्शिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब कैसे होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है जब वो मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी में, एक नियत वेग से वो गति कर रहा है, तो फोर्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है एम ए। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इक्वल्स टू होता है एम ए। अब यहाँ पे हमें ए कैसे निकलेगा, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी में कब जब कोई चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर हो गई, और यहाँ पे वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, यानी कि जो उसका फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। अब जब उसका फोर्स हमारे पास जीरो आ चुका है तो कहने को तो राइट आंसर बी भी हो सकता है, देयर आर नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, लेकिन ये सही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोई भारी चीज़ है, ये बहुत भारी चीज़ है यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति ने इस पे फोर्स लगाया, लेकिन उसने जो फोर्स लगाया वो इतना नहीं था कि इसको हिला सके, ठीक है। उसने फोर्स लगाया भारी चीज़ पे, लेकिन उसका जो फोर्स था उसको नहीं हिला पाया, तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि इसका कोई फोर्स नहीं था, उसने कुछ ना कुछ फोर्स तो उस पर लगाया है ना। भले ही उसके फोर्स के द्वारा उस पर कोई भी एक्ट नहीं हुआ, उसने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन फोर्स तो फिर भी लगा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि उस पर फोर्स लगा है तब, लेकिन वो फोर्स क्या था, उसकी जो वेलोसिटी था उसको चेंज नहीं कर पाया, यानी कि वो क्या था, अनबैलेंस्ड फोर्स हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन 800 kg एरोप्लेन फ्लाइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 160 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। नॉर्थ क्या है, इसकी डायरेक्शन है। तो ये तो सिंपल सा यहीं पे सॉल्व हो गया। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यानी कि जो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी में चेंजेस होंगे। क्योंकि अब इसका एक्सेलरेशन जीरो है तो उसमें जो फोर्स एक्ट करेगा वो भी क्या होगा, उसमें कोई फोर्स नहीं होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, नेट फोर्स पूछ रहा है, तो इसका जो नेट फोर्स का जो सम आएगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्या थी, वेलोसिटी कांस्टेंट थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू रिमेन एट रेस्ट इज नॉन एज, कि किसी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है वो रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, यानी कि जड़त्व कहते हैं। जड़त्व यही तो होता है कि कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मैटर है, वो अगर
विराम में, रेस्ट में रहना चाहता है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो एक सरल रेखा में गति कर रहा है तो वो एक सरल रेखा में गति करता रहेगा। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से, जड़त्व की वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने पढ़े न्यूटन्स लॉ और मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।